गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सबका। मैं हूं सूर्य प्रकाश शर्मा। और जैसा आप समझ चुके हैं अब तक कि हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं, बीए पार्ट सेकंड के अंतर्गत जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं आजकल वो है भारत शासन अधिनियम 1919, द्वैध शासन के विशेष संदर्भ में। कल के लेक्चर में हमने इस पर थोड़ी चर्चा की थी, उन परिस्थितियों के बारे में जिन्होंने इस अधिनियम के अस्तित्व में आने में योगदान किया। आज हम इस अधिनियम की प्रमुख विशेषताओं की बात करेंगे। ये स्लाइड्स हम देख चुके हैं। आज हम बात करेंगे विशेषताओं की। देखिए, भारत शासन अधिनियम 1919 जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा पारित किया गया था 1919 में उस अधिनियम की सब प्रमुख विशेषताओं की बात हम करें, उससे पहले मैं आपको बता दूं, पहली विशेषता तो ये थी कि उस अधिनियम में एक प्रस्तावना जोड़ी गई थी। प्रस्तावना क्या होती है? एक प्रकार की भूमिका कह लीजिए, जिसमें उस अधिनियम के बनाए जाने के लिए परिस्थितियों का उल्लेख होता है, उद्देश्य बताए जाते हैं, क्यों ये अधिनियम बनाया जा रहा है, क्या पर्पज़ है इसका। और इस अधिनियम की भी एक प्रस्तावना थी, और इस अधिनियम की प्रस्तावना में जो 1917 की मॉन्टेग्यू की घोषणा थी, 20 अगस्त 1917 की, उस घोषणा के प्रावधानों को इस अधिनियम की प्रस्तावना में शामिल करके उन्हें एक वैधानिक दर्जा, कानूनी दर्जा प्रदान किया गया था। इस अधिनियम की जो प्रस्तावना थी उसमें कुछ बातें पर बल दिया गया था। प्रस्तावना के अंतर्गत सबसे पहली बात तो ये स्पष्ट कर दी गई थी कि भारत जो है ब्रिटिश साम्राज्य का अभिन्न अंग बना रहेगा। कल मैंने आपको मॉन्टेग्यू की घोषणा पढ़ करके बताई थी, आपको उसका एक अंश बताया था आपको, तो उसमें ये बात आई थी। दूसरी बात इसमें ये कही कि ब्रिटिश भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना ब्रिटिश संसद का उद्देश्य है। घोषणा में ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य बताया गया था इसको, अब क्योंकि संसद ने इसको पारित कर दिया तो ये ब्रिटिश संसद का उद्देश्य हो गया। तीसरी बात, उत्तरदायी शासन की स्थापना क्रमिक रूप में ही हो सकती है, एक साथ नहीं मिलेगा, धीरे धीरे मिलेगा, टुकड़ों में। क्योंकि ब्रिटेन में खुद के यहाँ जो परिवर्तन हुए वो भी क्रमिक रूप से हुए, वहाँ भी एक साथ अचानक परिवर्तन नहीं हुए। तो भारत में भी उन्होंने उसी रास्ते को अपनाया, ग्रेजुअलिज्म की जो पॉलिसी थी, क्रमिक सुधारों की पॉलिसी अपनाई। चौथी बात, प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाकर तथा उत्तरदायी शासन की संस्थाओं के क्रमिक विकास द्वारा उत्तरदायी शासन की स्थापना का जो लक्ष्य है वो पूरा किया जाएगा। यानी भारत में उत्तरदायी शासन की तरफ बढ़ने के दो तरीके बताए गए इसमें। एक बात तो ये कि भारतीयों को शासन और प्रशासन में भूमिका प्रदान की जाए, अधिक भूमिका दी जाए, और धीरे दूसरी बात, उत्तरदायी शासन की संस्थाओं का विकास किया जाए। अंतिम बात, प्रांतों को आंशिक मतलब वो दिया जाएगा, उत्तरदायी शासन। ये 5 बातों पर इसमें बल दिया गया था इस प्रस्तावना में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगली स्लाइड। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, इस प्रस्तावना का महत्व सिर्फ इतना है कि जो बात मॉन्टेग्यू की घोषणा में कही गई थी वो एक डिक्लेरेशन था, एक घोषणा मात्र थी। उस घोषणा को अब संसद द्वारा पारित कर दिया गया एक अधिनियम के रूप में, तो अब उसका एक कानूनी दर्जा उसको मिल जाता है। तो कानूनी दर्जा मिलने से उसका महत्व बढ़ जाता है। ये बड़ी मतलब महत्वपूर्ण घोषणा थी कि ब्रिटिश सरकार ने इस अधिनियम के द्वारा पहली बार ये स्वीकार कर लिया कि भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना की जाएगी क्रमिक रूप से। ये इसका महत्व था। अगली स्लाइड पे चलते हैं।
दूसरी विशेषता की बात करते हैं, वो है गृह सरकार के स्तर पर परिवर्तन। गृह सरकार के स्तर पर परिवर्तन को समझाने से पहले मैं आपको उस समय जो भारत में शासन और प्रशासन का ढांचा था उसको थोड़ा सा समझाता हूं मैं आपको। देखिए, भारत जो है ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन आ चुका था इस समय तक। आपको पता ही 1858 में उस समय की जो महारानी थी विक्टोरिया, उनकी घोषणा और उसके बाद ब्रिटिश संसद द्वारा अधिनियम पारित किया गया था, भारत शासन अधिनियम 1858। उसके द्वारा भारत का शासन ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत मिला लिया गया था और भारत की प्रजा ब्रिटिश सम्राट की प्रजा हो गई थी। तो अब इसका प्रशासन चलाने के लिए क्या प्रावधान थे? एक तो था इंडिया ऑफिस, था ब्रिटेन में भारत का कार्यालय था, जो मतलब वहां से भारत पर नियंत्रण रखने के लिए उन्होंने एक कार्यालय, सरकार एक ऑफिस या एक मंत्रालय था, जिसका जो प्रमुख था वो भारत सचिव कहलाता था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहते थे हम, और हम लोग उसको भारत सचिव के नाम से हम लोग पुकारते हैं। वो ब्रिटिश पार्लियामेंट का की ओर से भारत पर नियंत्रण रखने का काम करता था, ब्रिटिश पार्लियामेंट के प्रति उत्तरदायी था। दूसरा, भारत का सारा जो प्रशासन था वो उसके नियंत्रण में था, पूरी तरह उसके आदेशों के अधीन था, उसके शक्तियों के अधीन था। यानी भारत से संबंधित सारा सब कुछ उसी के आदेशों से होता था। भारत में जो सबसे बड़ा अधिकारी था वो गवर्नर जनरल था, उसकी कार्यकारिणी परिषद थी और विधानमंडल था, केंद्रीय विधानमंडल था। और इसी तरह से प्रांतों में भी विधानमंडल थे अपने अपने, जिनके पास बहुत कम शक्तियां थी। यानी एक भारत सरकार थी, एक भारत सरकार के ऊपर ब्रिटेन में एक भारत सचिव हुआ करता था, और भारत सरकार के अधीन की बात करें तो प्रांतों के गवर्नर वगैरह हुआ करते थे। ये तीन स्तरीय ढांचा आप समझ सकते हैं इसको। तो गृह सरकार का मतलब है भारत का वो भारतीय सरकार का वो हिस्सा जो ब्रिटेन में होता था एक तरह से। उसमें क्या परिवर्तन आया उसकी बात हम करते हैं। सबसे पहली बात कि भारत सचिव का वेतन ब्रिटिश निधि पर भारित हो गया। अब ब्रिटिश एक्सचेकर पर, ब्रिटिश राजकोष पर या ब्रिटिश राजकोष से दिया जाना तय हुआ। अब तक भारत के राजकोष से उसको वेतन दिया जाता था, काम करता था ब्रिटिश संसद के लिए और वेतन देते थे हम लोग। तो हमारे यहाँ ये मांग हो रही थी, शुरू से ये मांग थी कि भाई ये गलत है, इसका विरोध था, और आखिरकार 1919 के अधिनियम में इसको स्वीकार किया गया, और उसका और उसके ऑफिस का जो भी खर्चा था वो ब्रिटिश निधि से दिया जाना तय हो गया। अच्छी बात है। दूसरी बात, भारत सचिव की शक्तियों में भी कमी आई इस अधिनियम के बाद, पारित करने के बाद कई मामलों में उसकी शक्तियां कम कर दी गई। कुछ उसकी शक्तियां जो है, एक दूसरा अधिकारी जो नियुक्त हुआ था इस अधिनियम के द्वारा, हाई कमिश्नर फॉर इंडिया उसका नाम था, उसको दे दी गई। कुछ मामलों में जैसे प्रांतीय सरकार को जो मामले दिए गए उत्तरदायी शासन के अधीन, वो शक्तियां भी उससे छीन ली गई, या उनमें उसकी शक्तियां सीमित हो गई, यूं कहिए। दूसरी चीज ये हुई। तीसरी बात, भारत परिषद की संरचना एवं कार्य प्रणाली में परिवर्तन। अच्छा, ये भारत सचिव जो था इसके अधीन एक परिषद भी हुआ करती थी, उसकी संरचना में भी थोड़ा परिवर्तन हुआ, सदस्यों की संख्या को लेकर के, उसकी कार्य प्रणाली को लेकर के, उसकी बैठकों को लेकर के। वो कोई विशेष महत्व की बात नहीं है हमारे लिए। नेक्स्ट जो है वो है भारतीय उच्चायुक्त, जिसकी मैं बात करता, हाई कमिश्नर फॉर इंडिया की नियुक्ति का प्रावधान किया गया, तथा उसे कुछ शक्तियां दी गई भारत सचिव की शक्तियों में से। उसको क्या क्या काम दिया गया? एक तो भारतीय स्टूडेंट्स जो वहाँ पढ़ते थे उनसे संबंधित मामलों की देखभाल उसे करनी थी।
एक स्टोर का इंचार्ज बनाया गया उसे वहाँ पर। तो कुल मिलाकर के ये है कि उसकी कुछ शक्तियाँ, भारत सचिव की शक्तियाँ उच्चायुक्त को दी गई, और ये उच्चायुक्त गवर्नर जनरल के अधीन था, क्योंकि भारत की ओर से वहाँ काम करता था ना, भारत को रिप्रेजेंट कर रहा था वहाँ पर। तो उसका वेतन वगैरह जो है भारतीय निधि से दिया जाता था। एक और बात इसमें ये थी कि प्रांतीय सूची के जो हस्तांतरित विषय थे उन पर भारत सचिव की शक्ति में कमी कर दी गई। भाई जो विषय प्रांतीय सूची के, वो विषय जो हस्तांतरित थे, दो दो भागों में बांटे गए थे विषय, अभी आप आगे देखेंगे। एक रिजर्व आरक्षित और दूसरे हस्तांतरित ट्रांसफर्ड। तो जो ट्रांसफर्ड मामले थे, जो यानी भारतीय प्रतिनिधियों को सौंप दिए गए थे, उनके मामले में भारत सचिव की शक्तियों को कम कर दिया गया था। अब आते हैं अगले स्लाइड पे, चलते हैं भारत सरकार के स्तर पर क्या परिवर्तन हुए उसकी बात करते हैं। देखिए, पहली बात तो यह है कि गवर्नर जनरल और उसकी जो कार्यकारिणी परिषद थी वो भारत सचिव के प्रति उत्तरदायी रहेगी पहले की तरह, इसमें कोई चेंज नहीं है। जैसे मैंने यही पहले भी बताया था आपको कि गवर्नर जनरल भारत सचिव के अधीन था, जो लंदन में रह करके काम भारतीय मामलों की देखभाल करता था संसद की ओर से, उसके अधीन था गवर्नर जनरल। पहली चीज ये तो क्लियर है, इसमें कोई चेंज नहीं है। दूसरी बात, विधायी शक्तियों का केंद्र तथा प्रांतों के मध्य विभाजन। पहली बार भारत में एक संघ की तरफ बढ़ने की दिशा में कदम बढ़ाया गया, भारत को एक संघ राज्य के रूप में विकसित करने की दिशा में कदम बढ़ाया गया, और जो शक्तियां थी, विधायी शक्तियां थी, उनको दो भागों में बांटा गया, संघ की और प्रांतों की, केंद्र की और प्रांतों की शक्तियां। इसमें जो है जो राष्ट्रीय महत्व के विषय थे वो संघ सरकार को, केंद्र सरकार को दिए गए, जैसे डाक तार, संचार, प्रतिरक्षा, विदेश मामले, राजनीतिक मामले, ये सब केंद्र सरकार के पास रहे, जो संपूर्ण देश से संबंधित थे। और बाकी जो लोकल मामले थे, जैसे राजस्व का मामला, हेल्थ, स्वास्थ्य, शिक्षा का मामला, और इस प्रकार के जो कम महत्व के मामले थे, कृषि से संबंधित मामला, यानी जन कल्याण वाले सारे जो है प्रांतीय सूची में डाल दिए गए। नेक्स्ट, गवर्नर जनरल की जो कार्यकारिणी परिषद थी उसमें 3 भारतीयों की नियुक्ति की गई। हालांकि 1919 को जो अधिनियम था उसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं था, लेकिन एक गुडविल जेस्चर के तौर पे ये किया गया कि 3 भारतीयों को उसमें शामिल किया गया, 8 में से 3 भारतीय हुए। नेक्स्ट, केंद्रीय सूची के जो विषय थे उनके प्रशासन का दायित्व गवर्नर जनरल के पास था। सह-परिषद मतलब उनकी जो कार्यकारिणी परिषद के साथ गवर्नर जनरल को देखना था। दूसरी बात, केंद्रीय स्तर पर द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका का प्रावधान किया गया। इसको हम केंद्रीय विधानमंडल कह रहे हैं। उसके 2 सदन थे, एक केंद्रीय विधानसभा और एक राज्यसभा, और दोनों में जो है निर्वाचित सदस्यों का बहुमत रखा गया। राज्यसभा में कुल 60 सदस्य रखे गए। राज्यसभा उच्च सदन था, जैसे आज भी है काउंसिल ऑफ स्टेट्स, उसमें 60 सदस्य थे, उनमें से 34 निर्वाचित थे, 26 मनोनीत थे। और केंद्रीय विधानसभा जो थी उसमें 104 निर्वाचित थे और 41 मनोनीत थे, यानी दोनों जगह निर्वाचित सदस्यों का बहुमत रखा गया। हालांकि निर्वाचन के लिए जो है बहुत ही कम लोगों को वोट देने का अधिकार दिया गया, यानी ये निर्वाचित तो थे लेकिन मताधिकार बहुत सीमित रहा, यानी इसमें वयस्क मताधिकार को नहीं अपनाया गया। प्रॉपर्टी संबंधी योग्यताएं और कर कितना देते हैं आप, इस आधार पर आपको मतदान का अधिकार मिलता था।
अगर कुल मिलाकर के बात करें उस समय तो लगभग 17,000 लोग राज्यसभा के लिए वोटर थे, मात्र पूरे भारत में से 17,000 वोटर थे राज्यसभा के लिए। और केंद्रीय विधानमंडल की बात करें, विधानसभा की बात करें तो उसमें लगभग 10 लाख के आसपास वोटर थे, यानी बहुत कम लोगों को वोट देने का अधिकार इसमें दिया गया था, सीमित मताधिकार था। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम लोग, इसी में आगे हैं हाँ जी, जो मैं बात बता रहा था कि यह अत्यधिक सीमित मताधिकार, संपत्ति, आयकर, भू राजस्व आदि भुगतान की संबंधी योग्यताएं इसमें लगा दी गई थी और बहुत कम लोगों को ये अधिकार दिया गया। नेक्स्ट, सांप्रदायिक निर्वाचन का विस्तार तथा विशिष्ट वर्गों को प्रतिनिधित्व। सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत 1909 के अधिनियम से कर दी गई थी, आपको पता होना चाहिए, आपके सिलेबस में नहीं है हालांकि, लेकिन मुसलमानों को पहली बार पृथक निर्वाचन का अधिकार 1909 के भारत परिषद अधिनियम से दिया गया था। उसको विस्तारित किया गया है, सिखों, यूरोपियंस और ईसाइयों को जो है ये अधिकार दे दिया गया इस अधिनियम के द्वारा, और उनको भी दे दिया गया, यानी कहने का मतलब मुसलमानों को था ही, इनको और दिया गया है। नेक्स्ट, केंद्रीय विधानसभा में प्रांतों को उनकी जनसंख्या के स्थान पर उनके महत्व के अनुसार प्रतिनिधित्व दिया गया, यानी विधानमंडल में जो प्रतिनिधित्व दिया गया था वो प्रांतों के महत्व के आधार पर दिया गया। जैसे बॉम्बे को ज़्यादा महत्व दिया गया, पंजाब वगैरह को कम महत्व दिया गया था इसमें, तो ये महत्व के आधार पर उनको प्रतिनिधित्व दिया गया। जिस प्रांत का जितना महत्व था अंग्रेजों के लिए, उसको उतना अधिक प्रतिनिधित्व दिया गया। नेक्स्ट, केंद्रीय विधानमंडल की शक्तियों में वृद्धि की गई। केंद्रीय विधानमंडल को भारत, जो ब्रिटिश भारत था, उसके संबंध में विधि बनाने का अधिकार दिया गया केंद्रीय सूची के विषयों पर, और भारत के जो लोग थे या भारत में अन्यत्र भी, जैसे देशी रियासतों में रहने वाले जो लोग थे, उनके लिए भी कानून बनाने का अधिकार इसको दिया गया। ये किसी कानून को संशोधित कर सकती थी जो भारत में लागू था, उसको निरस्त कर सकती थी, यानी समाप्त कर सकती थी, स्थगन प्रस्ताव लाया जा सकता था, प्रश्न पूछे जा सकते थे, पूरक प्रश्न पूछे जा सकते थे, और इसके जो सदस्य थे उनको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता थी। ये सारी शक्तियाँ इसको प्राप्त हुई थी। बजट पर भी बहस करने का अधिकार इनको दिया गया था, हालांकि लगभग 85% बजट इनकी शक्तियों के बाहर रखा गया था। 85% बजट पे इनकी कोई भूमिका नहीं थी, केवल 15% बजट ये डिस्कस कर सकते थे और उस पर मतदान कर सकते थे। हालांकि यहाँ भी इनकी सीमा ये थी कि वो किसी मांग में कटौती तो कर सकते थे, लेकिन उसमें धनराशि को बढ़ा नहीं सकते थे। वो आज भी है, तो संसद, आज भी भारत में संसद के पास ये सीमा है उसकी शक्तियों पर। तो कुल मिलाकर के जो केंद्रीय विधानमंडल था उसकी शक्तियों में वृद्धि तो हुई थी, लेकिन अभी भी वो पूर्णतः संप्रभु नहीं था, बहुत सारी सीमाएं भी थी उस पर। जैसे वो 1919 के अधिनियम में संशोधन नहीं कर सकता था, ब्रिटिश पार्लियामेंट की शक्तियों के बारे में कुछ परिवर्तन नहीं कर सकता था वो। इसी तरह से ब्रिटिश जो भारत पर ब्रिटिश जो नियंत्रण था उसके बारे में परिवर्तन करने की उसके पास कोई शक्ति नहीं थी। नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलें। हाँ जी, अब हम बात करते हैं गवर्नर जनरल की विशिष्ट शक्तियाँ और वीटो। देखिए, गवर्नर जनरल बहुत पावरफुल अधिकारी था उस समय। वो एक तरह से सारी शक्तियाँ उसके पास थी भारत शासन, जो किससे, भारत के शासन और प्रशासन से संबंधित। जैसे
केंद्रीय विधानमंडल को जैसे हमने कहा था कि वो कानून बना सकती थी, लेकिन कुछ विषयों पर कानून बनाने के लिए प्रस्तुत करने, कानून का मसौदा संसद में प्रस्तुत करने से लिए भी उसकी पूर्वानुमति चाहिए होती थी। दूसरी बात, विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों को उसको अस्वीकार करने की शक्ति दी गई थी। वो हस्ताक्षर करता था तभी वो पारित माने जाते थे, अन्यथा उनका कोई महत्व नहीं था। ये तो कहेंगे, आप कहेंगे साहब राष्ट्रपति को भी ये तो दिया हुआ, लेकिन राष्ट्रपति हस्ताक्षर करने से मना नहीं कर सकता, वो पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है एक बार को, लेकिन मना नहीं कर सकता फाइनली। फिर विधानमंडल द्वारा अस्वीकृत विधियों को भी वो पारित करने का अधिकार था उसके पास। मान लीजिए कोई कानून बनवाना चाहती है सरकार और विधानमंडल उसको अस्वीकार कर देता, तो उस कानून को स्वीकृति देने का अधिकार भी उसके पास था। और चौथी बात, उसके पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति थी, जैसे राष्ट्रपति के पास है आजकल 123 अनुच्छेद के तहत और राज्यपाल के पास 213 के तहत है, वैसे उसके पास भी अध्यादेश जारी करने की शक्ति थी। इसके बाद जो महत्वपूर्ण बात थी वो थी प्रांतों में दोहरा शासन, द्वैध शासन। इसको थोड़ा समझ लीजिए, क्योंकि आपका जो अधिनियम है, जो ये टॉपिक है, उसमें अलग से इसका उल्लेख किया गया। दोहरा शासन यानी दो तरह से शासन चलता था। देखिए क्या किया गया था, मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं कि इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों को आंशिक उत्तरदायी शासन दिया गया था। उत्तरदायी शासन का मतलब क्या है कि जनता के प्रतिनिधियों, सरकार जनता के प्रतिनिधियों के प्रति उत्तरदायी होगी, विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होगी। उत्तरदायी शासन का मतलब यह है। तो गवर्नर जनरल तो उत्तरदायी था नहीं साहब, लेकिन प्रांतों में जैसे मैंने आपको बताया कि शक्तियों को दो भागों में बांटा, केंद्रीय सूची और प्रांतीय सूची। फिर प्रांतीय सूची के विषयों को भी दो भागों में बांटा जाता है। अच्छा, उससे पहले मैं आपको बता दूं, हाँ, ये दो भागों में बांटा गया, केंद्रीय सूची और प्रांतीय सूची। और जो अवशिष्ट शक्तियां थी वो केंद्र के पास आज भी है हमारे यहाँ, वही परंपरा चली आ रही है, उसी चीज को हमने अपनाया। तीसरी बात देखिए, प्रांतीय सूची के विषयों का दो भागों में विभाजन, हस्तांतरित और आरक्षित। प्रांतीय सूची के जो विषय थे उनको भी दो भागों में बांटा गया। कुछ विषय हस्तांतरित हुए, यानी वो जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों को उन मामलों में निर्णय लेने की पूर्ण शक्ति दे दी गई। और आरक्षित माने वो जिन पर राज्यपाल अपनी कार्यकारिणी परिषद की परामर्श से स्वयं निर्णय करता था। यानी कुछ मामलों में तो गवर्नर जनरल को मंत्रियों की सलाह से काम करना था, वो हस्तांतरित विषय थे, और कुछ मामलों में उसे अपनी कार्यकारिणी परिषद की सलाह से काम करना था, जो कि आरक्षित विषय थे, रिजर्व सब्जेक्ट थे वो। और जो हस्तांतरित विषय थे जिन पर मंत्रियों की सलाह से काम करना था, वो मंत्री विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी थे। इसलिए कहा गया कि उत्तरदायी शासन की शुरुआत हुई आंशिक रूप से। आंशिक इसलिए कहते हैं क्योंकि कुछ ही विषयों में यह अधिकार दिया गया था, शेष विषयों में गवर्नर की शक्तियां पूर्ववत बनी रही। नेक्स्ट है, आरक्षित विषयों के प्रशासन का संचालन राज्यपाल द्वारा कार्यकारिणी परिषद की सहायता से किया जाएगा, ये मैं बता ही चुका हूं आपको। नेक्स्ट, आरक्षित विषयों के प्रशासन के लिए राज्यपाल गवर्नर जनरल के प्रति उत्तरदायी था। ये इंपॉर्टेंट बात है। आरक्षित विषयों के प्रशासन के मामले में जो गवर्नर था वो गवर्नर जनरल के प्रति उत्तरदायी था। उस पर सवाल गवर्नर जनरल कर सकता था। उत्तरदायी का होने का मतलब उत्तर देने के लिए जिम्मेदार था। और जो हस्तांतरित विषय थे उनमें विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी था। और नेक्स्ट बात है कि इसमें राजस्व के स्रोतों का भी बंटवारा किया गया था। स्वाभाविक सी बात, जब उत्तरदायित्व बटेंगे तो
राजस्व के स्रोत भी बट नहीं थे। तो ये कुछ प्रमुख विशेषताएं थी 1919 के अधिनियम की जो हमने आज देखी हैं। अब हम बात करते हैं, अच्छा ये पहले स्लाइड आ गई, प्रांतों में द्वैध शासन का मूल्यांकन। इसके बजाय हम आगे बढ़ जाते हैं एक बार को। पहले हम बात कर लें 1919 के अधिनियम के मूल्यांकन की, जनरल, फिर प्रांतों में द्वैध शासन की बात अलग से करेंगे। पहले यहाँ पर हम बात करते हैं, देखिए इस अधिनियम की क्या आलोचना की जाती है वो बात करते हैं हम पहले। केंद्र में पूर्ववत अनुत्तरदायी शासन रहा। इस अधिनियम की कमी अगर हम देखते हैं तो सबसे पहली बात तो ये, केंद्र सरकार पहले की तरह ही अनुत्तरदायी रही, जनता के प्रति कोई उत्तरदायी नहीं थी, विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी नहीं थी। गवर्नर जनरल अपनी कार्यकारिणी परिषद की सहायता से काम करता था पूरी तरह से, और वो कार्यकारिणी परिषद और गवर्नर जनरल वो भारत सचिव के प्रति उत्तरदायी थे, भारत की जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं थे, भारत की जनता के प्रतिनिधियों के प्रति उत्तरदायी नहीं थे। दूसरी बात, गवर्नर जनरल की अत्यधिक शक्तियां, जैसे मैंने अभी देखा है आपने, गवर्नर जनरल के पास बहुत सारी शक्तियां थी इस अधिनियम के तहत। वो पहले की तरह पूर्णतया निरंकुश शासक था भारत का। तीसरी बात, केंद्रीय विधानमंडल की सीमित शक्तियां, केंद्रीय विधानमंडल को बहुत सीमित शक्तियां दी गई थी वहाँ। हालांकि जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों का बहुमत कर दिया गया था वहाँ, अच्छी बात ये थी इसमें, बाकी शक्तियां बहुत कम थी। कार्यपालिका पर नियंत्रण का अधिकार नहीं दिया गया था उसको। गवर्नर जनरल और उसकी कार्यकारिणी परिषद विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी नहीं थी, न उनको पद से हटाया जा सकता था। विधि निर्माण के मामले में भी सीमित शक्तियां प्राप्त थी उनको, और वित्त पर तो बहुत कम नियंत्रण था। बजट के मामले में तो उनके पास कोई शक्ति थी ही नहीं, केवल वो चर्चा कर सकते थे, बहस कर सकते थे। तीसरी बात, चौथी बात, केंद्रीय विधानमंडल की दोषपूर्ण संरचना। इसमें क्या क्या कमियां थी देखिए, वो एक तो वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था, सीमित मताधिकार पर आधारित था। पहली बात तो ये है, बहुत कम लोगों को मताधिकार था। जैसे मैंने बताया लगभग 10 लाख वोटर्स थे केंद्रीय विधानसभा के लिए, और 17,000 वोटर थे राज्यसभा के लिए। दूसरी बात इसमें कमी ये थी कि सांप्रदायिक निर्वाचन था इसका। और तीसरी कमी ये थी इसमें कि इसमें प्रांतों को उनकी जनसंख्या के आधार पर नहीं बल्कि उनके महत्व के आधार पर प्रतिनिधित्व दिया गया था। ये बड़ी कमियां थी इस अधिनियम के, मतलब केंद्रीय विधानमंडल के संरचना को लेकर के। तीन कमियां बता रहा हूं मैं आपको इसमें। अप्रतिनिधित्वता यानी जनता को बहुत कम लोगों को मताधिकार प्राप्त था, सीमित मताधिकार था ये। और दूसरा, सांप्रदायिक निर्वाचन का विस्तार किया गया था इसमें। और तीसरी बात मैंने आपको बताई कि इसमें प्रांतों को जनसंख्या के स्थान पर उनके महत्व के आधार पर प्रतिनिधित्व दिया गया था। नेक्स्ट, इसकी आलोचना की जाती है, केंद्र और राज्यों के बीच जो शक्तियों का बंटवारा था वो भी संतोषजनक नहीं था। उसमें प्रांतों को कम शक्तियां दी गई थी, कम महत्वपूर्ण विषय दिए गए थे। राजस्व के स्रोत केंद्र के पास ज़्यादा थे और कुछ काम ज़्यादा के राज्य सरकार को दे दिए गए थे, ये इसकी कमी थी एक। नेक्स्ट, जो प्रांतीय सूची के जो विषय थे उनका दो भागों में बंटवारा किया गया था, वो अस्पष्ट था, अतार्किक था और अवैज्ञानिक था। हस्तांतरित और आरक्षित में जो बंटवारा किया गया था वो अतार्किक था। कोई तर्क संगत आधार पर उसका बंटवारा नहीं किया गया था। कैसे, मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। अब द्वैध शासन को हम और एक बार फिर से पढ़ेंगे अलग टॉपिक के रूप में, तब बताऊंगा आपको। नेक्स्ट देखिए, प्रांतीय जो मंत्री थे उनका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायित्व
वास्तविक नहीं था, क्योंकि वो गवर्नर के प्रति भी उत्तरदायी थे और गवर्नर उनको हटा सकता था, तो वो प्रांतीय विधानमंडल उनका कुछ विशेष बिगाड़ नहीं सकता था, इसलिए वो गवर्नर के प्रति ज़्यादा वफादार होते थे। राज्यपाल को अत्यधिक हस्तक्षेप की शक्तियां प्राप्त थी और मंत्रियों का लोक सेवकों पर कोई नियंत्रण नहीं था। तो यहां तक आज हम रखते हैं। 1919 के अधिनियम की आलोचना हमने कर ली है। कल अगले लेक्चर में यानी हम बात करेंगे प्रांतों में द्वैध शासन की, अलग से चर्चा करेंगे एक बार फिर से, क्या था उसको विस्तार से समझेंगे, क्योंकि उस पर प्रश्न आ सकता है अलग से आपका। और उसके बाद हम उस द्वैध शासन की आलोचना करेंगे, मूल्यांकन करेंगे उसका, उसकी कमी गुण दोष का मूल्यांकन करेंगे, और अंत में बात करेंगे 1919 के अधिनियम के महत्व की बात कर लेंगे। तो फिलहाल आज यहीं तक रखते हैं। उम्मीद है आप तक समझ गएंगे मेरी बात को। कोई कठिनाई हो तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। संपर्क के तरीके वही रहेंगे जो पिछले लेक्चर्स में मैंने बताए हैं। आप धन्यवाद।